मिलिंद जल्दी घर लौट आया और अपनी आंखों देखे ननारे पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। एक सिल्वर रंग की मर्सिडीज बेंज एस क्लास मुंबई के पॉश इलाके मालाबार हिल की मुख्य सड़क पर चुपचाप सरक रही थी। जनवरी के उस बरसाती मौसम की गीली डामर पर मिलिंद जल्दी घर लौट आया। हिस पर पाछाक आधान करेंगे। उसके टायर फुसफुसा रहे थे। राजवीर सिंह ने एक यांत्रिक हरकत के साथ रियर व्यू मिरर को एडजस्ट किया। एक पल के लिए अपने प्रतिबिंब को देखा। थकी हुई आंखें, कनपट्टियों पर सफेद होते पहले बाल, ऑफिस में 12 घंटे बिताने के बाद थोड़ी ढीली पड़ी इटालियन टाई। अपनी उम्र में उसने एक ऐसा विशाल व्यापारिक साम्राज्य खड़ा कर लिया था जिसने उसे शहर के सबसे विशिष्ट इलाकों में से एक में रहने का अवसर दिया था। लेकिन उस शाम किसी चीज ने उसे दिन की आखिरी मीटिंग रद्द करने के लिए प्रेरित किया था। शायद दुबई से प्रिया का फोन था। उसकी ठंडी और औपचारिक आवाज ने उसे बताया था कि वह अपनी व्यावसायिक यात्रा एक और सप्ताह के लिए बढ़ा रही है। या शायद वह अजीब खालीपन का एहसास था जो उसने अपने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बीकेसी कार्यालय की इमारत में अकेले दोपहर का काम किया, भोजन करते समय महसूस किया था। खिड़की से बाहर उस शहर को देखते हुए जो उसे विदेशी लग रहा था, भले ही उसने उसे जीत लिया था। निश्चित बात यह थी कि उसने आरव को देखने के लिए घर जाने की एक अकथनीय इच्छा महसूस की थी। आलीशान घर हमेशा की तरह निजी सड़क के अंत में दिखाई दिया। भव्य, सुरुचिपूर्ण, मकराना संगमरमर की दीवारों और एक पूरी तरह से सुव्यवस्थित बगीचे के साथ लोहे का गेट वाहन को पहचान कर अपने आप खुल गया। और राजवीर ने अपने घर को देखते हुए गर्व और उदासी का एक परिचित मिश्रण महसूस किया। उसने अपने परिवार के लिए एक आदर्श आश्रय बनाने के उद्देश्य से उस घर के हर विवरण को डिजाइन किया था। एक ऐसी जगह जहां आरव सुंदरता और आराम से घिरा हुआ बड़ा हो सकता था, जहां हर कोना उसकी विशेष जरूरतों के अनुसार बनाया गया था। उसने कार को भूमिगत गैरेज में पार्क किया, लेकिन निजी लिफ्ट का उपयोग करने के बजाय जो उसे सीधे मुख्य लॉबी में ले जाती, उसने साइड गार्डन से चलने का फैसला किया। कंपनी के कार्यालय में एक घुटन भरे दिन के बाद उसे ताजी हवा की जरूरत थी। उसके इटालियन चमड़े के जूते पगडंडी के पत्थरों पर गूंज रहे थे, जबकि उसने अपनी टाई की गांठ पूरी तरह से ढीली कर दी, जिससे बारिश के मौसम की ठंडी हवा उसकी गर्दन को सहला रही थी। बगीचा शांत था, जो बरसात के मौसम में गोधूली की सुनहरी और उदास रोशनी में डूबा हुआ था। ऊटी से मंगवाए गए गेंदे के पौधे अभी भी सो रहे थे। उनकी नंगी टहनियां शुष्क मौसम के आने का इंतजार कर रही थीं। बीच में फव्वारा धीरे धीरे बह रहा था, पानी की सतह पर संकेंद्रित लहरें पैदा कर रहा था जो पहले सितारों को प्रतिबिंबित कर रही थीं। सब कुछ वैसा ही था जैसा होना चाहिए था, उत्तम, साफ, नियंत्रित। तभी उसने वह हंसी सुनी। यह आरव की साफ हंसी नहीं थी जिसे वह बहुत प्यार करता था और जो उसके सबसे काले दिनों को रोशन करती थी। यह एक कर्कश, ताना मारने वाली हंसी थी जो क्रूरता से भरी थी और जिसने तुरंत उसके रोंगटे खड़े कर दिए। राजवीर अचानक रुक गया, उस आवाज का स्रोत खोजने की कोशिश करते हुए भौहें सिकुड़ लीं। हंसी दोहराई गई। अब उसके साथ ऐसी आवाजें भी आ रही थीं जिन्हें वह स्पष्ट रूप से नहीं पहचान पा रहा था। वह संपत्ति के पिछले हिस्से की ओर जाने वाली पथरीली पगड्डी पर चला गया, जहां एक बड़ा पिछवाड़ा था जिसमें एक छत, एक स्विमिंग पूल और आरव के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया एक खेल क्षेत्र था। उसके कदम और अधिक सतर्क हो गए। उसकी पितृत्व की वृत्ति एक आदिम अलार्म सिस्टम की तरह सक्रिय हो गई थी। बहते पानी की आवाज उन आवाजों के साथ मिल गई और राजवीर ने महसूस किया कि उसका दिल बिना समझे ही तेजी से धड़कने लगा है। जब वह ग्रीष्मकालीन मंडप के कोने से मुड़ा तो उसकी आंखों के सामने जो दृश्य फैला, उसने उसे पेट में एक मुक्के की तरह मारा। आरव अपने व्हील चेयर में बगीचे के बीच में था, सिर से पांव तक भीगा हुआ। उसके कपड़े एक गहरे नीले रंग की ब्रांडेड टी शर्ट जो प्रिया ने फीनिक्स मॉल में खरीदी थी, सूती पैंट जिसे वह बहुत पसंद करता था, उसके छोटे कांपते हुए शरीर से एक जमी हुई दूसरी त्वचा की तरह चिपकी हुई थी। उसके भूरे बालों से पानी की बूंदें उसके ठंड से लाल हुए गालों पर टपक रही थीं, जिससे उसकी व्हील चेयर की चमड़े की सीट पर एक छोटा सा पोखर बन गया था। लेकिन जिसने राजवीर की आत्मा को सबसे ज्यादा चीर दिया, वे उसके बेटे की आंखें थीं। बड़ी, डरी हुई, आंसुओं से चमक रही थीं,
जो उसके चेहरे पर बहने वाले ठंडे पानी के साथ मिल गए थे। मीना शर्मा आया, जिसे उसने 6 महीने पहले सबसे अच्छी सिफारिशों के साथ काम पर रखा था, बगीचे की नली को ऐसे पकड़े हुए थी जैसे वह कोई हथियार हो। उसका आमतौर पर शांत और पेशेवर चेहरा क्रूरता के एक ऐसे मुखौटे में बदल गया था जिसकी राजवीर ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसके होंठ एक सडिस्टिक मुस्कान में मुड़े हुए थे, जबकि वह बर्फीले पानी की बौछार सीधे आरव पर डाल रही थी। नली को एक तरफ से दूसरी तरफ घुमा रही थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बच्चे के शरीर का हर सेंटीमीटर भीग जाए। अपना नहाना पसंद है अमीर बच्चे? मीना शर्मा ने हंसी के बीच उन शब्दों को थूक दिया, ताकि तुम सीखो कि जब मैं कहूं कि दवा का समय हो गया है तो नखरे न करो। आरव ने अपनी छोटी कांपती हुई भुजाओं को अपने चेहरे पर उठाकर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी का दबाव बहुत तेज था। उसकी व्हील चेयर, तकनीकी रूप से सबसे उन्नत में से एक, अपने इलेक्ट्रॉनिक घटकों में नमी का पता लगाने पर एक छोटी चेतावनी बीप का उत्सर्जन कर रही थी। कृपया, आरव की आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। डूब गया, मुझे ठंड लग रही है। ठंड लग रही है। मीना शर्मा ने पानी का दबाव बढ़ा दिया। तुम नहीं जानते कि ठंड क्या होती है, बिगड़े हुए बच्चे। तुम नहीं जानते कि बिना हीटर, बिना गर्म पानी के जीना क्या होता है। तुम्हारे जैसे परिवारों के लिए 5 साल की उम्र से काम करना, जो हमारे साथ कचरे जैसा व्यवहार करते हैं। राजवीर ने महसूस किया कि उसका खून उसकी नसों में जम गया है। उसकी मांसपेशियां एक स्प्रिंग की तरह तन गईं, जो छूटने के लिए तैयार थीं। लेकिन किसी चीज ने उसे कुछ सेकंड के लिए पक्षाघात की स्थिति में रखा, जो शाश्वत लग रहा था। यह शुद्ध अविश्वास था। यह संसाधित करने में असमर्थता थी कि कोई जानबूझकर आरव को चोट पहुंचा सकता है। उसका असहाय बच्चा, उसका बेटा जिसने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई थी। जरा देखो तुम कैसे कांप रहे हो। मीना शर्मा ने जारी रखा, अब बौछार आरव के चेहरे पर कर रही थी। याद है जब तुमने कहा था कि तुम दूसरे बच्चों की तरह बनना चाहते हो? खैर, यह एक ऐसा खेल है जो दूसरे बच्चे खेलते हैं प्रिय, एक मोटा खेल, एक ऐसा खेल जो चरित्र बनाता है। आरव खांसने लगा। बर्फीला पानी उसकी नाक और मुंह से अंदर चला गया था। उसका छोटा सीना अनियमित रूप से हिल रहा था। उसके होंठ नीले पड़ने लगे थे, जिसे राजवीर ने तुरंत उसके श्वसन हमलों में से एक की शुरुआत के रूप में पहचाना। बच्चे को बचपन से ही अस्थमा था, एक ऐसी स्थिति जो तनाव और अत्यधिक ठंड से बिगड़ जाती थी। यह खांसी ही थी जिसने उस डरावने मंत्र को तोड़ा, जिसने राजवीर को गतिहीन कर दिया था। बस चीख उसके दिल की गहराइयों से निकली, जो उस गुस्से से भरी थी जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उस नली को अभी छोड़ दो। मीना शर्मा चौंक कर बड़ी बड़ी आंखों से उसकी ओर मुड़ी। नली उसके हाथों से गिर गई, जिससे पूरी तरह से कटी हुई घास पर एक पोखर बन गया जो तेजी से फैल गया। उसका चेहरा एक पल में सारी क्रूरता खो गया। उसकी जगह एक शुद्ध आतंक ने ले ली, जो किसी ऐसे व्यक्ति का था जिसे अभी अभी सबसे घृणित कृत्य करते हुए पकड़ा गया था, जिसकी कल्पना की जा सकती है। राजवीर साहब, मैं, वह हकलाया, पीछे हटते हुए और अपने एप्रन पर हाथ पोंछते हुए, जैसे कि जो कुछ हुआ था उसके सभी सबूत मिटाना चाहता हो। राजवीर ने उसे नहीं सुना। उसकी आंखें आरव पर टिकी थीं, जो अपनी कुर्सी पर चुपचाप अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। पानी उसके कपड़ों से जमीन पर टपकता रहा, एक उदास लय बना रहा था जो बच्चे की अनियमित सांस के साथ मिल गया था। उसके होंठ एक खतरनाक रंग में बदल गए थे और राजवीर देख सकता था कि वह सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। आरव, राजवीर ने फुसफुसाते हुए धीरे धीरे अपने बेटे के पास पहुंचा, जैसे कि वह एक घायल जानवर हो जो अचानक हरकत से डर सकता है। पिताजी यहां हैं, मेरे बच्चे, पिताजी यहां हैं। वह व्हीलचेयर के बगल में घुटनों के बल बैठ गया, तुरंत बर्फीली नमी को अपनी महंगी पतलून के कपड़े में घुसते हुए महसूस किया। गुस्से और कोमलता दोनों से कांपते हाथों से उसने आरव के चेहरे से गीले बालों को धीरे से हटाया। बच्चे की त्वचा संगमरमर की तरह ठंडी थी। उसके ठंड से लाल हुए गाल उसके बाकी चेहरे की पीलापन के साथ नाटकीय रूप से विपरीत थे। पिताजी, आरव ने हाफती हुई सांस के बीच वह शब्द कहने में कामयाबी हासिल की। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, मुझे पता है मेरे प्यारे, मुझे पता है। राजवीर ने अपना सूट जैकेट उतारा और आरव को उसमें लपेट दिया। उसे थोड़ी गर्मी देने की कोशिश कर रहा था। अब सब ठीक हो जाएगा, पिताजी तुम्हारा ख्याल रखेंगे। जब वह अपने बेटे को सांत्वना दे रहा था,
राजवीर अपने पीछे मीना शर्मा की उपस्थिति को महसूस कर सकता था। उस महिला ने असंगत बहाने बनाना शुरू कर दिया था। घबराहट के कारण उसकी आवाज ऊंची हो गई थी। साहब, आप समझ नहीं रहे हैं, बच्चा बहुत मुश्किल है। उसने अपनी दवा लेने से मना कर दिया और मैंने बस थोड़ा अनुशासन सोचा। चुप रहो। राजवीर की आवाज खतरनाक रूप से धीमी थी। हर शब्द इतनी सटीकता से बोला गया था जो किसी भी चीख से ज्यादा डरावना था। एक और शब्द मत कहना। आरव ने अपनी छोटी मुट्ठियों से अपने पिता की मेज को पकड़ लिया। उसकी उपस्थिति की गर्मी और दृढ़ता में शरण मांगी। राजवीर अपने बेटे के कांपते शरीर को महसूस कर सकता था और हर कंपन उसके दिल में एक खंजर की तरह चुभ रहा था। यह यातना कब तक चली थी? जब वह घर पर नहीं था तो यह कितनी बार हुआ था? क्या कुछ दर्द हो रहा है, चैंपियन? राजवीर ने कोमल आवाज में पूछा। आरव को किसी भी दिखाई देने वाली चोट के लिए जांच रहा था। कहां दर्द हो रहा है? आरव ने कांपते हाथ से अपनी छाती की ओर इशारा किया। यहां दर्द हो रहा है, यहां, और मुझे बहुत ठंड लग रही है, पिताजी। राजवीर ने महसूस किया कि उसका दिल टूट गया है। उसने आरव को अपनी बाहों में उठा लिया, व्हीलचेयर और सब कुछ। यह देखकर चौंक गया कि उसका बेटा कितना हल्का महसूस हुआ। बच्चा सहज रूप से उसकी छाती से चिपक गया, उस गर्मी और सुरक्षा की तलाश में जो केवल उसके पिता ही दे सकते थे। तभी राजवीर मीना शर्मा का सामना करने के लिए मुड़ा और उसके चेहरे पर भाव देखकर वह महिला कुछ कदम पीछे हट गई। यह गुस्सा नहीं था, यह अनियंत्रित क्रोध नहीं था, यह कुछ बहुत अधिक भयावह था। यह एक ऐसे व्यक्ति की ठंडी, गणनात्मक टकटकी थी जिसने अपने बेटे को चोट पहुंचाने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह से नष्ट करने का फैसला कर लिया था। 5 साल, राजवीर ने धीमी आवाज में कहा। हर शब्द से जहर टपक रहा था। आरव 5 साल का है। वह व्हील चेयर में एक बच्चा है जो तुम्हारे साथ कभी असभ्य नहीं हुआ, जो तुम्हारे साथ कभी कठोर नहीं हुआ, जो हमेशा कृपया और धन्यवाद कहता है क्योंकि मैंने उसे ऐसे ही सिखाया है। और तुमने उसे बरसात के मौसम के बीच में बर्फीले पानी से प्रताड़ित करने का फैसला किया क्योंकि उसने अपनी दवा लेने से मना कर दिया था। मीना शर्मा ने बीच में टोकने की कोशिश की, लेकिन राजवीर ने उसे चुप रहने के लिए हाथ उठाया। मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं। उसकी आवाज और भी ठंडी हो गई। मैंने तुम्हें काम पर रखा क्योंकि तुम्हारे पास सही सिफारिशें थीं। 3 परिवारों ने तुम्हारी सिफारिश की। सभी ने तुम्हारे व्यावसायिकता, धैर्य, बच्चों के प्रति तुम्हारे स्नेह के बारे में बात की। मैंने तुम्हें इस शहर में किसी भी आया से ज्यादा वेतन दिया क्योंकि मैंने यह सुनिश्चित किया कि तुम्हारे पास आरव की सबसे अच्छे तरीके से देखभाल करने के लिए सब कुछ हो। राजवीर आरव को अपनी बाहों में लेकर घर की ओर चलने लगा, जबकि मीना शर्मा कुछ कदमों की दूरी पर उसके पीछे पीछे चल रही थी। उसके भीगे हुए जूते पगडंडी के पत्थरों पर छप छप कर रहे थे, एक विचित्र आवाज पैदा कर रहे थे जो बगीचे की शांति को भंग कर रही थी। राजवीर साहब, कृपया मुझे समझाने दीजिए। मीना शर्मा ने एक बार फिर कोशिश की। राजवीर अचानक रुक गया और उसका सामना करने के लिए मुड़ा। उसके चेहरे पर भाव देखकर वह महिला लड़खड़ाकर पीछे हट गई। समझाने के लिए क्या? कि तुमने एक असहाय बच्चे को अपमानित करने का फैसला किया? कि तुमने उसकी शारीरिक स्थिति का इस्तेमाल उस पर सत्ता चलाने के लिए किया? कि तुमने उसके श्वसन स्वास्थ्य को खतरे में डाला क्योंकि तुम्हें उसे पीड़ित देखकर मजा आया? आरव अपने पिता की बाहों में हिला, कुछ न सुनाई देने वाली बात बड़बड़ाया। राजवीर ने अपनी नजर उसकी ओर नीचे की, तुरंत अपने भावों को नरम कर लिया। तुमने क्या कहा? मेरे बच्चे, मुझे डर लग रहा है, आरव ने फुसफुसाते हुए कहा। मुझे लगा कि पिताजी आएंगे और मैं यहां नहीं होऊंगा। ये शब्द राजवीर की छाती पर एक हथौड़े की तरह थे। उसके बेटे ने सोचा था कि वह मर सकता है। एक 5 साल के बच्चे ने उस व्यक्ति के हाथों मौत का सामना किया था जिसे उसकी रक्षा करनी चाहिए थी। राजवीर ने छत की ओर जाने वाली संगमरमर की सीढ़ियां चढ़ी। उसके कदम ठंडे पत्थर पर गूंज रहे थे। बगीचे की स्वचालित लाइटें जलने लगीं, सुनहरी रोशनी के घेरे बना रही थीं जो आकाश के गहरे होते अंधेरे के साथ विपरीत थीं। घर की खिड़कियों से वह इंटीरियर देख सकता था। तुर्की के कालीन, नक्काशीदार सागौन का फर्नीचर, ध्यान से चुनी गई कलाकृतियां, वह सब कुछ जो उसने अपने परिवार के लिए एक आदर्श घर बनाने के लिए बनाया था, अब यह दागदार, उल्लंघन किया हुआ महसूस हुआ। चलो घर के अंदर चलते हैं, आरव, राजवीर ने धीरे से कहा।
हम तुम्हें गर्म पानी से नहलाएंगे और तुम्हें सूखे कपड़े पहनाएंगे। उसके बाद हम तुम्हारा पसंदीदा पनीर बटर मसाला ऑर्डर करेंगे और वह एनिमेटेड मैथोलॉजिकल फिल्में देखेंगे जो तुम्हें बहुत पसंद हैं। आरव ने कमजोरी से सिर हिलाया, अभी भी अपने पिता की गर्दन से चिपका हुआ था। उसके छोटे दांत अनियंत्रित रूप से किटकिटा रहे थे और राजवीर अपने बेटे के कांपते शरीर से निकलने वाली ठंड को महसूस कर सकता था। मीना शर्मा घर के पिछले दरवाजे तक उसके पीछे पीछे आई, बहाने और मिन्नतें करती रही। उसकी आवाज ऊंची और हताश हो गई थी। राजवीर साहब, कृपया मेरे परिवार के बारे में सोचिए। मेरे 3 बच्चे हैं जिन्हें मुझे पालना है। मेरे पति बेरोजगार हैं। मैं यह नौकरी नहीं खो सकती। यह एक गलती थी, कमजोरी का एक पल। राजवीर दरवाजे की देहरी पर रुक गया, बिना उसका सामना किए। कमजोरी का एक पल, उसने उन शब्दों को धीरे धीरे दोहराया, जैसे कि उनकी कड़वाहट का स्वाद ले रहा हो। एक असहाय बच्चे को प्रताड़ित करने को कमजोरी का एक पल कहना। तुम जानती हो कि कमजोरी का एक पल क्या होता है मीना? यह तब होता है जब मैं अभी पुलिस को फोन करने से खुद को रोकता हूं। यह तब होता है जब मैं उस सडिस्टिक मुस्कान को नहीं फाड़ता जो तुम्हारे पास 5 मिनट पहले थी। यह तब होता है जब मुझे याद आता है कि आरव यहां है और उसे अपने पिता से सभ्य व्यवहार करने की जरूरत है। वह धीरे धीरे उसका सामना करने के लिए मुड़ा, आरव पर अपनी पकड़ को समायोजित करते हुए। लेकिन कोई गलती मत करना, यह यहां खत्म नहीं होता है। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम फिर कभी बच्चों की देखभाल का काम न करो। मैं इस शहर के सभी परिवारों को यह बता दूंगा कि तुम वास्तव में किस तरह की इंसान हो, और अगर कभी कभी भी मैं तुम्हें अपने बेटे या इस घर के पास फिर से देखूं तो मुझे रोकने के लिए कोई कमजोरी का एक पल नहीं होगा। मीना शर्मा ने रोना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके आंसुओं ने राजवीर में कोई दया नहीं जगाई। उसने एक ऐसी रेखा पार कर ली थी जहां से वापसी नहीं हो सकती थी। उसने आरव को चोट पहुंचाई थी और यह अक्षम्य था। राजवीर घर में घुस गया और दरवाजा जोर से अपने पीछे बंद कर दिया। उसकी आवाज लॉबी में एक अंतिम हथौड़े की तरह गूंज गई। कांच के माध्यम से वह मीना शर्मा की छाया देख सकता था, जो छत पर चुपचाप खड़ी रही। शायद यह संसाधित कर रही थी कि उसने अभी अभी क्या खो दिया है। घर का इंटीरियर बगीचे की ठंडक की तुलना में तुरंत गर्म महसूस हुआ। स्वचालित लाइटें जल गईं, लॉबी को एक सुनहरी रोशनी में नहला दिया जो आरामदायक होनी चाहिए थी। लेकिन अब यह अजीब लग रहा था, जैसे कि यह पिछले जीवन का हो। राजवीर सीधे निजी लिफ्ट की ओर बढ़ा, लेकिन आरव ने कुछ बड़बड़ाया जिसने उसे रोक दिया। तुमने क्या कहा चैंपियन? बुरी औरत चली गई। आरव की आवाज इतनी छोटी, इतनी नाजुक थी कि राजवीर को लगा कि उसका दिल टुकड़ों में टूट जाएगा। हाँ मेरे बच्चे, वह चली गई है और कभी वापस नहीं आएगी, मैं वादा करता हूं। आरव ने एक गहरी सांस ली और अपने पिता की बाहों में थोड़ा आराम किया। राजवीर ने राहत और दर्द का मिश्रण महसूस किया जब उसने महसूस किया कि उसका बेटा उस पर कितना पूरी तरह से भरोसा करता है, कैसे वह उसकी रक्षा करने की उसकी क्षमता पर बिना किसी संदेह के विश्वास करता था। क्या होता अगर उसने जल्दी घर लौटने का फैसला नहीं किया होता? मीना शर्मा कब तक अपनी यातना जारी रखती? लिफ्ट उन्हें चुपचाप दूसरी मंजिल पर ले गई जहां आरव का स्वीट था। राजवीर ने उस कमरे को व्यक्तिगत रूप से डिजाइन किया था, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह सुलभ हो, लेकिन एक बच्चे के लिए जादुई भी हो। दीवारों को अंतरिक्ष साहसिक भित्ति चित्रों से रंगा गया था। अनुकूलित पुस्तकों और खिलौनों से भरी अलमारियां थीं और उसका बिस्तर एक अंतरिक्ष यान के आकार का था, जिसे जापान से लाने में बहुत पैसा खर्च हुआ था। राजवीर ने धीरे से आरव को बिस्तर पर लिटा दिया, उसे चोट न पहुंचाने का ध्यान रखते हुए। गीले कपड़ों ने उसके अपने सूट पर एक नाम निशान छोड़ दिया था, लेकिन यह कोई मायने नहीं रखता था। वह अपने बेटे के सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसे ध्यान से जांचने लगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई घाव, खरोंच या कोई अन्य चोट न हो। चलो इन गीले कपड़ों को उतारते हैं, ठीक है? राजवीर ने कोमल आवाज में कहा, और उसके बाद मैं तुम्हें सबसे गर्म और सबसे ज्यादा बुलबुले वाले पानी से नहलाऊंगा जो तुमने अपने जीवन में कभी अनुभव किया होगा। आरव ने सिर हिलाया, अपने पिता को अपने कपड़े उतारने की इजाजत देते हुए। राजवीर ने दर्द की एक चुभन महसूस की जब उसने महसूस किया कि उसके बेटे की त्वचा कितनी ठंडी थी, कैसे उसका छोटा शरीर अभी भी कभी कभी कांपता था जब वह गीला स्वेटर उतार रहा था। आरव ने बहुत था, वो था, उसमें हुआ कामता का देते हुए कामता का ताहा।
धीमी आवाज में बात की। पिताजी, क्या मैंने कुछ गलत किया? राजवीर रुक गया, सीधे अपने बेटे की आंखों में देखते हुए। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो चैंपियन? क्योंकि मीना आंटी ने कहा कि यह मेरी गलती थी, कि मेरे जैसे अमीर बच्चों को कठोर सबक सीखने की जरूरत है, कि मैं बहुत बिगड़ा हुआ हूं और कि नहीं। राजवीर ने दृढ़ता से बीच में टोका, आरव का चेहरा अपने हाथों के बीच में लेते हुए। मुझे ध्यान से सुनो आरव, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। जो कुछ भी हुआ उसमें से कुछ भी तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम समझे? आरव की आंखें आंसुओं से भर गईं, लेकिन उसने कहा, मुझे परवाह नहीं है कि उसने तुमसे क्या कहा। वह एक बहुत बीमार इंसान है जो क्रूर बातें कहती है क्योंकि उसके दिल में बहुत नफरत है। लेकिन तुम, मेरे बच्चे, तुम जैसे हो वैसे ही परफेक्ट हो। राजवीर ने आरव को अपनी छाती से लगा लिया, अपने बेटे के शरीर को हिला देने वाली छोटी छोटी सिसकियों को महसूस करते हुए। कुछ मिनटों तक वे वैसे ही रहे, पिता और पुत्र एक दूसरे को पकड़े हुए, जबकि बाहरी दुनिया फीकी पड़ती दिख रही थी। राजवीर ने आरव के गीले बालों को सहलाया, सांत्वना और प्यार के शब्द फुसफुसाए। जब आरव थोड़ा शांत हुआ तो राजवीर उसे बाथरूम में ले गया। बाथटब इतना बड़ा था कि आरव आराम से बैठ सकता था, जिसमें विशेष हैंडल लगे हुए थे और एक वाटरप्रूफ कुर्सी थी। राजवीर ने नल खोला, तापमान को ध्यान से तब तक समायोजित किया जब तक कि पानी एकदम सही न हो जाए। गर्म, लेकिन बहुत गर्म नहीं, बस उसके बेटे के शरीर में गर्मी वापस लाने के लिए पर्याप्त। तुम्हें हरे सेब के बुलबुले चाहिए या वेनिला के? राजवीर ने पूछा, विशेष साबुन की बोतलें दिखाते हुए जो आरव को पसंद थीं। दोनों। आरव ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। पहली मुस्कान जो राजवीर ने घर आने के बाद से देखी थी। राजवीर ने दोनों साबुन पानी में डाले, सुगंधित बुलबुले का एक पहाड़ बनाया, जिसने आरव को थोड़ा हंसा दिया। जब बाथटब भर रहा था तो वह अलमारी में गया और अपने बेटे का पसंदीदा बाथरोब निकाला, जिसके हुड पर खरगोश के कान थे, जो पिछले साल जन्मदिन का तोहफा था। उसने आरव को गर्म पानी में जाने में मदद की, यह देखते हुए कि कैसे बच्चे ने राहत की सांस ली जब उसने अपने शरीर को ढकने वाली गर्मी महसूस की। रंग धीरे धीरे उसके गालों पर वापस आने लगा और कंपन कम होते गए जब तक कि वे पूरी तरह से गायब नहीं हो गए। क्या तापमान ठीक है? राजवीर ने बाथटब के बगल में घुटनों के बल बैठते हुए पूछा। आरव ने सिर हिलाया, अनजाने में बुलबुले से खेलते हुए। पिताजी, कुछ लोग बुरे क्यों होते हैं? सवाल ने राजवीर को एक थप्पड़ की तरह मारा। उसका 5 साल का बेटा अभी अभी शुद्ध बुराई से आमने सामने हुआ था और अब कुछ ऐसा समझने की कोशिश कर रहा था जिसे वयस्क भी पूरी तरह से नहीं समझ सकते। यह एक बहुत मुश्किल सवाल है चैंपियन, राजवीर ने जवाब दिया, अपने शब्दों को ध्यान से चुनते हुए। मुझे लगता है कि कभी कभी लोग अंदर से बहुत आहत होते हैं और वह दर्द उन्हें दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए मजबूर करता है, लेकिन यह उनके किए को सही नहीं ठहराता, और इसका मतलब यह नहीं है कि यह सही है। आरव ने इस जवाब पर विचार किया, जबकि उसने अपने हाथों से बुलबुले का एक छोटा सा टीला बनाया। मीना आंटी अंदर से आहत है, शायद हां, लेकिन यह उसके तुम्हारे साथ किए गए व्यवहार को माफ नहीं करता। वयस्कों को बच्चों की रक्षा करनी चाहिए, उन्हें चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। राजवीर ने आरव का विशेष शैम्पू लिया और कोमल समाजनालार को संपन्न शालार को समाजनापात गोलाकार गतियों में उसके बाल धोना शुरू कर दिया। आरव ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपनी खोपड़ी पर सुखदायक मालिश की अनुभूति का आनंद ले रहा था। पिताजी, क्या आप मां को बताएंगे कि क्या हुआ? राजवीर ने एक अलग तरह के दर्द की चुभन महसूस की। प्रिया, उसकी पत्नी जो दुबई में अपनी फर्म के लिए एक महत्वपूर्ण अनुबंध को अंतिम रूप दे रही थी, वह उसे कैसे बताएगा कि वह एक पिता के रूप में अपने सबसे बुनियादी कर्तव्य में विफल रहा था, कि उसने एक अजनबी को अपने ही घर में अपने बेटे को प्रताड़ित करने दिया था। हाँ मेरे बच्चे, मां को पता होना चाहिए कि क्या हुआ, लेकिन अभी इसके बारे में चिंता मत करो। महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम ठीक हो। आरव ने अपनी आंखें खोली और सीधे अपने पिता को देखा। मां मुझ पर गुस्सा करेंगी? उसे गुस्सा क्यों होना चाहिए? क्योंकि मैंने ही मीना आंटी को गुस्सा दिलाया था। अगर मैं अपनी दवा बिना विरोध के पी लेता। आरव, मेरी तरफ देखो। राजवीर उसकी ओर झुका, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसे पूरा ध्यान मिले। जब तुम दवा नहीं पीना चाहते तो विरोध करना सामान्य है। सभी बच्चे ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं।
तुमने जो कुछ भी किया उसमें से कुछ भी उस महिला के तुम्हारे साथ किए गए व्यवहार को सही नहीं ठहराता। तुम समझे? आरव ने धीरे धीरे सिर हिलाया, लेकिन राजवीर देख सकता था कि उसकी आंखों में अभी भी संदेह था। उसने जो अनुभव किया था उसका मनोवैज्ञानिक नुकसान ठीक होने में समय लगेगा, और राजवीर ने मन ही मन वादा किया कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि आरव को वह सारी मदद मिले जिसकी उसे जरूरत है। उसने आरव को अतिरिक्त देखभाल के साथ नहलाना समाप्त किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसकी त्वचा का हर सेंटीमीटर साफ और गर्म हो। जब उसने उसे पानी से बाहर निकाला और उसे खरगोश के बाथरोब में लपेटा, तो आरव पहले से ही बहुत ज्यादा अपने जैसा दिख रहा था। उसके गालों पर रंग था, उसकी सांस सामान्य थी। उसने अपनी कुछ पसंदीदा खरगोश की आवाजें भी निकालना शुरू कर दिया था। तुम्हें पता है क्या? राजवीर ने आरव के बाल सुखाते हुए कहा, मुझे लगता है कि आज रात हम कुछ खास करेंगे। कैसा रहेगा अगर हम सिर्फ पनीर बटर मसाला ही नहीं बल्कि आइसक्रीम, पॉपकॉर्न भी ऑर्डर करें और तुम जितनी चाहें उतनी फिल्में देखो। आरव की आंखें चमक उठीं। स्कूल की रात में भी, खासकर स्कूल की रात में। आज सामान्य नियम लागू नहीं होते। राजवीर आरव को उसके कमरे में वापस ले गया और उसे उसका पसंदीदा पजामा, नीले फलालैन का जिस पर अंतरिक्ष रॉकेट के चित्र थे, पहनने में मदद की। जब वह उसे पहना रहा था, आरव ने उसे अपने दिन के बारे में बताना शुरू कर दिया, लेकिन जब वह उस हिस्से पर पहुंचा जहां मीना शर्मा ने गुस्सा करना शुरू कर दिया था, तो वह चुप हो गया। अगर तुम नहीं चाहते तो तुम्हें अभी इसे बताने की जरूरत नहीं है, राजवीर ने धीरे से कहा। जब तुम तैयार महसूस करो तो हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। आरव अपने बिस्तर पर आराम से बैठ गया, अपने पसंदीदा भरवां जानवर को गले लगाते हुए, एक रोएंदार अंतरिक्ष यात्री जिसे उसने कैप्टन स्टार्स नाम दिया था। पिताजी, हाँ चैंपियन, क्या आप यहां रह सकते हैं जब तक मैं सो नहीं जाता, जैसे जब मैं छोटा था? राजवीर को लगा कि उसका गला भावनाओं से भर गया है। बेशक, वास्तव में कैसा रहेगा अगर मैं अपना लैपटॉप लाऊं और यहां काम करूं जब तुम आराम करो, ताकि मैं यह सुनिश्चित कर सकूं कि तुम ठीक हो। आरव मुस्कुराया, पहली सच्ची खुशी की मुस्कान जो राजवीर ने घर आने के बाद से देखी थी। राजवीर अपना लैपटॉप और कुछ दस्तावेज लेने के लिए अपने अध्ययन कक्ष में नीचे गया, लेकिन कुछ जरूरी फोन कॉल करने के लिए भी। सबसे पहले उसने डॉ. गुप्ता, आरव के बाल रोग विशेषज्ञ को फोन किया और बताया कि क्या हुआ था। डॉक्टर चौंक गया। उस रात घर आकर आरव की जांच करने और यह सुनिश्चित करने के लिए सहमत हो गया कि उसे हाइपोथर्मिया या कोई अन्य शारीरिक क्षति नहीं हुई है। उसके बाद उसने अपने वकील को फोन किया। मुझे जरूरत है कि तुम मीना शर्मा की पूरी तरह से जांच करो, उसने बिना किसी लाग लपेट के कहा। मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं, पिछली सिफारिशें, कार्य इतिहास, आपराधिक रिकॉर्ड अगर कोई है, और मैं उस पर बाल शोषण और किसी भी अन्य आरोप के लिए मुकदमा करना चाहता हूं जो तुम पा सकते हो। उसका वकील, जो राजवीर की तत्काल मांगों का आदी था, ने जल्दी से नोट किया और वादा किया कि अगली सुबह उसके पास एक पूरी रिपोर्ट होगी। आखिरी कॉल सबसे मुश्किल थी। उसने दुबई में प्रिया का नंबर डायल किया। मन ही मन समय के अंतर की गणना करते हुए उसने दूसरी घंटी पर जवाब दिया, राजवीर, क्या सब ठीक है? वहां बहुत देर हो चुकी है। बस उसकी आवाज सुनकर राजवीर को राहत और दर्द का मिश्रण महसूस हुआ। प्रिया उसका लंगर थी, उसकी साथी, एकमात्र व्यक्ति जो आरव के लिए महसूस किए जाने वाले अपार प्यार को पूरी तरह से समझती थी। प्रिया, मुझे तुम्हें कुछ बताना है जो आज हुआ। राजवीर ने अपनी जल्दी घर आने से लेकर आरव की वर्तमान स्थिति तक की पूरी स्थिति बताई। प्रिया के जवाब देने से पहले फोन के दूसरे छोर पर एक लंबी चुप्पी थी। जब उसने बात की तो उसकी आवाज गुस्से और दर्द से कांप रही थी। क्या आरव अब ठीक है? वह आहत है, शारीरिक रूप से वह ठीक लग रहा है। डॉक्टर गुप्ता उसकी जांच करने के लिए रास्ते में है, लेकिन भावनात्मक रूप से प्रिया, उसे डर था कि वह मर जाएगा। एक 5 साल के बच्चे को यह भी नहीं पता होना चाहिए कि यह संभव है। राजवीर ने प्रिया को चुपचाप रोते हुए सुना। मैं पहली उड़ान पकड़ूंगी जो मुझे मिल सके, उसने अंत में कहा। मैं सब कुछ रद्द कर दूंगी, मैं कल सुबह वहां होऊंगी। प्रिया, तुम्हें जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे है, वह मेरा बच्चा है। राजवीर, वह हमारा बच्चा है और मैं उसकी रक्षा के लिए वहां नहीं थी। राजवीर उस अपराध बोध को पूरी तरह से समझ गया। उसने खुद को भी वहां न होने के लिए दोषी ठहराया,
किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करने के लिए जो एक राक्षस निकला। मैं तुमसे प्यार करता हूं, उसने कहा, और आरव को तुम्हारी जरूरत है। कल मिलते हैं। जब राजवीर आरव के कमरे में वापस आया तो उसने अपने बेटे को कुछ चुंबकीय निर्माण ब्लॉकों के साथ चुपचाप खेलते हुए पाया, जो एक अंतरिक्ष यान जैसा लग रहा था। क्या यह चांद पर जाने के लिए है? राजवीर ने पूछा, बिस्तर के बगल में एक कुर्सी पर बैठते हुए। नहीं, आरव ने गंभीरता से जवाब दिया, यह एक ऐसे ग्रह पर जाने के लिए है जहां कोई बुरे लोग नहीं हैं। राजवीर को लगा कि उसका दिल थोड़ा और टूट गया है। वह बिस्तर के पास गया और उसके किनारे पर बैठ गया। आरव, तुम्हें पता है क्या, इस दुनिया में ज्यादातर लोग अच्छे लोग हैं। आज जो हुआ वह बहुत दुर्लभ है। ज्यादातर लोग, खासकर बच्चे की देखभाल करने वाले वयस्क, उन्हें प्यार करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। आरव ने इस पर विचार किया, जबकि उसने अपने अंतरिक्ष यान में एक और टुकड़ा जोड़ा, जैसे कमला मौसी। राजवीर मुस्कुराया। कमला मौसी आरव की पिछली आया थी, एक बूढ़ी औरत जिसने उनकी 3 साल तक देखभाल की थी, जब तक कि वह पुणे में अपनी बेटी के साथ रहने के लिए सेवानिवृत्त नहीं हो गई। आरव उसे बहुत प्यार करता था और वह बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार करती थी जैसे वह उसका अपना पोता हो, बिल्कुल कमला मौसी की तरह। तुम्हें याद है कि वह तुम्हें सुलाने के लिए कैसे गाने गाती थी और कैसे वह हमेशा तुम्हारे लिए फलों के सबसे अच्छे टुकड़े बचाती थी? आरव ने सिर हिलाया। उसकी आंखें खुशहाल पलों की याद में चमक रही थीं। उसने मेरे लिए कागज के हवाई जहाज बनाए और मुझे पूरे घर में व्हीलचेयर दौड़ में जीतने दिया। ऐसा ही होना चाहिए चैंपियन। हमारी देखभाल करने वाले लोगों को हमें सुरक्षित और प्यार महसूस कराना चाहिए, डरा हुआ नहीं। डॉ गुप्ता 1 घंटे बाद अपने काले चमड़े के बैग और अपनी सामान्य आश्वस्त करने वाली मुस्कान के साथ पहुंचे। वह पूरी तरह से सफेद बालों और कोमल हाथों वाला एक बूढ़ा आदमी था जिसने जन्म से ही आरव की देखभाल की थी। उसकी उपस्थिति ने तुरंत राजवीर और आरव दोनों को शांत महसूस कराया। नमस्ते अंतरिक्ष चैंपियन, उसने बच्चे को उस उपनाम का उपयोग करते हुए अभिवादन किया जो उसने वर्षों पहले दिया था। मैंने सुना है कि आज तुम्हारा एक बहुत ही अप्रिय साहसिक कार्य था। आरव ने गंभीरता से सिर हिलाया, जबकि डॉक्टर ने अपनी जांच शुरू की। डॉ गुप्ता ने आरव के शरीर के तापमान, उसकी सांस, उसकी सजगता की ध्यान से जांच की और शारीरिक आघात के किसी भी लक्षण पर विशेष ध्यान दिया। राजवीर ने हर हरकत, हर डॉक्टर के भाव को देखा, चिंता के किसी भी संकेत की तलाश में। शारीरिक रूप से वह ठीक है। डॉ गुप्ता ने अंत में घोषणा की, उसका तापमान सामान्य है, हाइपोथर्मिया का कोई संकेत नहीं है और उसके फेफड़े साफ लग रहे हैं। उसका अस्थमा फिर से नहीं उभरा, जो परिस्थितियों को देखते हुए एक आशीर्वाद है। राजवीर ने महसूस किया कि उसकी छाती से एक बड़ा पत्थर हट गया है और भावनात्मक रूप से। राजवीर ने पूछा। डॉ गुप्ता सीधे आरव की ओर मुड़े। आरव, तुम अब कैसा महसूस कर रहे हो? क्या तुम्हें बुरे सपने आते हैं? क्या तुम दुखी या गुस्से में महसूस करते हो? आरव ने जवाब देने से पहले ध्यान से सोचा। मैं अब सुरक्षित महसूस करता हूं क्योंकि पिताजी यहां हैं, लेकिन मुझे थोड़ा डर है कि वह बुरी औरत वापस आ जाएगी। यह पूरी तरह से सामान्य है, डॉक्टर ने कहा। राजवीर जी, मैं सिफारिश करना चाहूंगा कि आरव डॉ वर्मा से मिलें। वह एक बहुत अच्छी बाल मनोवैज्ञानिक हैं जो आघात में विशेषज्ञ हैं। आरव के लिए किसी से बात करना अच्छा होगा, जो हुआ उसके बारे में। राजवीर ने तुरंत सिर हिलाया। वह आरव की पूरी रिकवरी सुनिश्चित करने के लिए जो भी आवश्यक होगा वह करेगा। डॉ गुप्ता के जाने के बाद राजवीर ने एक विशेष रात के अपने वादे को पूरा किया। उसने अतिरिक्त पनीर, आरव का पसंदीदा, मक्खन के साथ पॉपकॉर्न और 3 स्वाद वाली आइसक्रीम के साथ पनीर बटर मसाला का ऑर्डर दिया। उसने अपना लैपटॉप कमरे में स्थापित किया और चुपचाप काम किया, जबकि आरव ने दीवार पर लटकी बड़ी स्क्रीन पर अपनी पसंदीदा फिल्में देखीं। छोटा भीम के दौरान आरव अपने पिता के बगल में सो गया। कैप्टन स्टार्स को उसकी छाती पर कसकर गले लगाया गया था। राजवीर ने टेलीविजन बंद कर दिया और चुपचाप अपने बेटे के सोते हुए शांतिपूर्ण चेहरे को देखता रहा। सपनों में आरव ठीक वैसा ही दिखता था जैसा वह था, एक छोटा निर्दोष बच्चा जो सुरक्षा और प्यार का हकदार था। राजवीर घंटों जागता रहा, आरव की नींद पर नजर रखता रहा और दिन की घटनाओं पर विचार करता रहा। मीना शर्मा का अपने बेटे को प्रताड़ित करते हुए हंसने का चित्र
उसके दिमाग में एक बुरे सपने की तरह बार बार घूमता रहा जो वापस आता रहता है। वह अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की रक्षा करने में पूरी तरह से कैसे विफल हो सकता था। उसका फोन उसके निजी सहायक के एक टेक्स्ट संदेश के साथ कंपन हुआ। राजवीर सर, मीना शर्मा 1 घंटे पहले कंपनी के कार्यालय में घुसने की कोशिश कर रही थी। सुरक्षा गार्डों ने उसे इमारत से बाहर निकाल दिया। वह लगातार फोन भी कर रही है। क्या मुझे कोई कार्रवाई करनी चाहिए? राजवीर ने जवाब दिया, हमारी सभी इमारतों में उसकी पहुंच को अवरुद्ध कर दो। अगर वह फिर से दिखाई देती है तो तुरंत पुलिस को फोन करो और कल सुबह सुबह एचआरडी के साथ एक बैठक निर्धारित करो। हमें अपनी संदर्भ सत्यापन प्रक्रिया की पूरी तरह से समीक्षा करने की आवश्यकता है। लगभग सुबह 3 बज रहे थे जब राजवीर ने अंततः खुद को आंखें बंद करने की अनुमति दी, लेकिन तब भी वह हल्की नींद सोता रहा। हर बार जब आरव हिलता या जरा भी आवाज करता तो जाग जाता। सुबह भूरे और ठंडे बादलों के साथ आई जो बारिश की धमकी दे रहे थे। राजवीर आरव से पहले उठा और चुपचाप रसोई में अपने बेटे का पसंदीदा नाश्ता तैयार करने के लिए गया। चॉकलेट सिरप और कटे हुए केले के साथ तारे के आकार का मीठा डोसा। यह एक अनुष्ठान था जिसे उन्होंने सप्ताहांत में विकसित किया था, लेकिन राजवीर को लगा कि आज आरव को वह सारी सामान्यता और प्यार चाहिए जो वह दे सकता है। जब वह खाना बना रहा था, उसने दूसरी मंजिल के गलियारे में आरव के व्हील चेयर के हिलने की आवाज सुनी। उसके बेटे ने 4 साल की उम्र से ही घर के चारों ओर स्वतंत्र रूप से घूमना सीख लिया था और राजवीर को हमेशा उसके दृढ़ संकल्प और स्वायत्तता पर गर्व महसूस होता था। लेकिन आज हर आवाज ने उसे अधिकतम सतर्क कर दिया। सुप्रभात पिताजी, आरव ने कहा जब वह लिफ्ट से नीचे आया, पहले से ही अपनी स्कूल की वर्दी पहने हुए। सुप्रभात चैंपियन, तुम्हारी नींद अच्छी रही? आरव ने सिर हिलाया, लेकिन राजवीर ने उसकी आंखों के नीचे छोटे काले घेरे देखे जो यह दर्शाते थे कि उसकी नींद पूरी तरह से शांत नहीं थी। क्या मुझे आज स्कूल जाना है? आरव ने पूछा, जबकि राजवीर ने उसे मीठे डोसे की प्लेट परोसी। क्या तुम जाना चाहते हो? आरव ने ध्यान से डोसे के तारे को काटते हुए सवाल पर विचार किया। मुझे लगता है हाँ पिताजी, देवी मैम ने कहा। आज हम सौर मंडल पर एक परियोजना शुरू करने जा रहे हैं और मैं ब्लैक होल पर अपनी परियोजना बनाना चाहता हूं। राजवीर ने अपने बेटे के प्रति प्रशंसा की एक लहर महसूस की। उसने जो अनुभव किया था उसके बाद भी आरव के पास अपनी सामान्य जिंदगी जारी रखने की भावनात्मक शक्ति थी। वह अपनी उम्र में राजवीर से ज्यादा मजबूत था, अपनी स्थिति में कई वयस्कों से ज्यादा मजबूत था। तो फिर हम स्कूल जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि अगर किसी भी समय तुम ठीक महसूस नहीं करते हो या घर आना चाहते हो तो तुम्हें बस मुझे या देवी मैम को बताना होगा। सहमत हो? आरव ने गंभीरता से सिर हिलाया। पिताजी, क्या मीना आंटी को पता है कि मेरा स्कूल कहाँ है? राजवीर को लगा कि उसका खून जम गया है। उसने उस संभावना पर विचार नहीं किया था। तो मेरा कोटिंग का कोट करके बात करता है। और अब वह सोच रहा था कि मीना शर्मा ने उनके लिए काम करने के 6 महीनों के दौरान कितनी व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच बनाई थी। इसके बारे में चिंता मत करो आरव, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम पूरी तरह से सुरक्षित रहो। वास्तव में मुझे लगता है कि आज मैं तुम्हारे साथ स्कूल चलूंगा और प्रधान अध्यापिका से बात करूंगा। आरव ने राहत की सांस ली और अपना डोसा खाना जारी रखा। राजवीर ने हर हरकत, हर भाव को देखा, आघात या संकट के किसी भी लक्षण की तलाश में। उसका बेटा बहुत लचीला लग रहा था, लेकिन राजवीर जानता था कि दुर्व्यवहार के प्रभाव अप्रत्याशित तरीकों से सामने आ सकते हैं। जब वे नाश्ता कर रहे थे तो राजवीर का फोन बजा। यह दुबई के हवाई अड्डे से प्रिया का फोन था। मेरी उड़ान 2 घंटे में रवाना हो रही है, उसने बिना किसी लाग लपेट के कहा। मैं रात के खाने के लिए घर पर होंगी। आज सुबह आरव कैसा है? राजवीर ने अपने बेटे को देखा जो अपने केले के टुकड़ों से एक टॉवर बना रहा था। अविश्वसनीय रूप से अच्छा। वह आज स्कूल जाना चाहता है। यह एक अच्छा विचार है। मुझे लगता है कि उसकी सामान्य दिनचर्या बनाए रखने से उसे मदद मिल सकती है। लेकिन मैं उसके साथ जाऊंगा और सभी कर्मचारियों से बात करूंगा। मैं अतिरिक्त सुरक्षा भी किराए पर लूंगा। प्रिया के फिर से बोलने से पहले एक विराम था। राजवीर, कल रात मैं इस सब के बारे में सोचकर सो नहीं सकी। हम उस महिला के बारे में इतना गलत कैसे हो सकते हैं? उसकी सिफारिशें सही थीं। मुझे पता है, मेरा वकील अभी उन सब की जांच कर रहा है। लेकिन प्रिया,
हम खुद को क्या होता अगर से प्रताड़ित नहीं कर सकते। महत्वपूर्ण बात यह है कि आरव ठीक है और वह महिला फिर कभी उसके पास नहीं आएगी। पिताजी। आरव ने नाश्ता समाप्त कर लिया था और उम्मीद से राजवीर को देख रहा था। यह मां है, वह घर आ रही है। राजवीर ने उसे फोन दिया। नमस्ते मां, आरव ने एक खुशमिजाज आवाज में कहा। हां, मैं ठीक हूं। पिताजी ने मेरे लिए सितारों के साथ डोसा बनाया और मैं ब्लैक होल के बारे में जानने के लिए स्कूल जा रहा हूं। नहीं, कुछ भी दर्द नहीं हो रहा है। हां, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं मां, आज रात मिलते हैं। फोन बंद करने के बाद आरव एक गंभीर भाव से राजवीर की ओर मुड़ा। मां दुखी लग रही थी। वह चैंपियन के बारे में चिंतित है। जब उनके बच्चे मुश्किल समय से गुजरते हैं तो पिताजी और मां चिंतित हो जाते हैं, लेकिन मैं अब ठीक हूं। राजवीर आरव की कुर्सी के सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसके छोटे हाथों को पकड़ लिया। मुझे पता है मेरे बच्चे, और मुझे तुम पर बहुत गर्व है कि तुम कितने बहादुर हो, लेकिन कभी कभी जब हम ठीक होते हैं तब भी हमें अपनी भावनाओं को व्यवस्थित करने में समय लगता है। तुम समझे? आरव ने विचारपूर्वक सिर हिलाया। स्कूल की यात्रा शांत थी। राजवीर ने परिचित सड़कों से ध्यान से गाड़ी चलाई, जबकि आरव खिड़की से देखता रहा। कभी कभी उन पेड़ों के बारे में टिप्पणी करता जो शुष्क मौसम की पहली कलियों को दिखाना शुरू कर रहे थे, या उन कुत्तों के बारे में जिन्हें उसने अपने मालिकों के साथ चलते हुए देखा था। धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल एक छोटा विशिष्ट निजी संस्थान था जो विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए व्यक्तिगत शिक्षा में विशेषज्ञता रखता था। राजवीर और प्रिया ने दर्जनों विकल्पों का दौरा करने के बाद इसे ध्यान से चुना था, एक ऐसी जगह की तलाश में जहां आरव अपनी असाधारण शैक्षणिक क्षमताओं के साथ साथ अपनी सामाजिक क्षमताओं को भी विकसित कर सके, बिना अपनी शारीरिक स्थिति से अलग या सीमित महसूस किए। प्रधानाध्यापिका श्रीमती कपूर ने उन्हें तुरंत अपने कार्यालय में प्राप्त किया। वह एक प्राकृतिक गर्मजोशी वाली अधेड़ उम्र की महिला थीं, जिसने स्कूल के पहले दिन से ही आरव को तुरंत शांत कर दिया था। आरव, तुम क्यों नहीं देवी मैम के साथ जाते जब तक मैं और पिताजी बात करते हैं? प्रधानाध्यापिका ने सुझाव दिया। मुझे लगता है कि उसके पास खगोल विज्ञान पर कुछ नई किताबें हैं जो वह तुम्हें दिखाना चाहती है। आरव के जाने के बाद राजवीर ने श्रीमती कपूर को विस्तार से बताया कि पिछले दिन क्या हुआ था। प्रधानाध्यापिका का भाव चिंता से पूर्ण आतंक में बदल गया जब राजवीर ने घटना का वर्णन किया। हे भगवान, उसने राजवीर के समाप्त होने पर बड़बड़ाया। वह बेचारा बच्चा, क्या उसे कोई मनोवैज्ञानिक मदद मिल रही है? मैंने कल के लिए डॉ. वर्मा के साथ एक अपॉइंटमेंट निर्धारित किया है, लेकिन श्रीमती कपूर, मुझे जरूरत है कि यहां हर कोई यह जाने कि क्या होता है अगर वह महिला स्कूल के पास आती है। मैं समझती हूं, मैं सभी सुरक्षा गार्ड कर्मचारियों को तुरंत चेतावनी दूंगी। मैं शिक्षकों को भी सूचित करूंगी ताकि वे आरव के व्यवहार में किसी भी बदलाव के प्रति अतिरिक्त सतर्क रहें। राजवीर को राहत महसूस हुई। स्कूल में कम से कम आरव पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। एक और बात, प्रधानाध्यापिका ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप जानें कि आरव यहां सबसे प्रिय छात्रों में से एक है। सभी कर्मचारी उसे प्यार करते हैं और अगर उसे किसी अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है तो हम उसके लिए हैं। राजवीर अपनी कंपनी के कार्यालय में वापस आ गया। थोड़ा शांत महसूस कर रहा था, लेकिन अभी भी एक बेचैनी की भावना के साथ जिसे वह दूर नहीं कर पा रहा था। उसकी सहायक सिमरन तत्काल दस्तावेजों के ढेर और एक चिंतित भाव के साथ उसका इंतजार कर रही थी। राजवीर सर, मीना शर्मा आज सुबह फिर यहां थी। वह हमारे खुलने से पहले आई और सुरक्षा गार्डों को यह समझाने की कोशिश की कि उसकी आपके साथ एक बैठक निर्धारित है। जब उन्होंने कहा कि यह सच नहीं है तो वह हिंसक हो गई। राजवीर को लगा कि उसका जबड़ा कस गया है। क्या उसने कुछ खास कहा? उसने जोर देकर कहा कि एक गलतफहमी हुई है कि उसे आपको कुछ महत्वपूर्ण समझाना है। उसने यह भी उल्लेख किया कि उसके पास ऐसी जानकारी है जो आपको अपने परिवार के बारे में जानना जरूरी है। मेरे परिवार के बारे में जानकारी? सिमरन ने घबराकर सिर हिलाया। ये उसके सटीक शब्द थे। सुरक्षा गार्ड ने कहा कि वह हताश थी, लगभग एक पागल व्यक्ति की तरह। राजवीर को चिंता की ठंडक महसूस हुई। मीना शर्मा के पास उसके घर में 6 महीने के दौरान क्या जानकारी हो सकती थी? उसकी निजी बातचीत, निजी दस्तावेज, पारिवारिक दिनचर्या तक पहुंच थी। उसने ऐसा क्या खोजा था जिसे वह अब एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहती थी?
मैं चाहता हूं कि तुम इमारत की सुरक्षा दोगुनी कर दो, उसने सिमरन से कहा। और मैं चाहता हूं कि उस महिला ने यहां अपनी यात्रा के दौरान जो कुछ भी किया या कहा उसकी एक पूरी रिपोर्ट। बाकी दिन बैठकों और कॉलों के धुंध में बीत गया। फोन। राजवीर ने अपनी कंपनी के जरूरी मामलों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन उसका मन बार बार आरव के पास वापस आ जाता। उसने यह सुनिश्चित करने के लिए स्कूल को 3 बार फोन किया कि सब कुछ ठीक है, और हर बार श्रीमती कपूर ने उसे आश्वासन दिया कि आरव एक सामान्य और उत्पादक दिन बिता रहा है। शाम 4 बजे राजवीर ने अपनी बाकी प्रतिबद्धताओं को रद्द कर दिया और आरव को लेने चला गया। उसे अपने बेटे को देखने की जरूरत थी। व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करने की जरूरत थी कि वह ठीक है। उसने आरव को विज्ञान कक्षा में पाया, अपने ब्लैक होल पर परियोजना पर उस तीव्रता और रुचि के साथ काम कर रहा था जो वह हमेशा दिखाता था जब कोई चीज उसकी रुचि को आकर्षित करती थी। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं जब उसने देवी मैम को समझाया कि घटना क्षितिज कैसे काम करता है। पिताजी, आरव ने उसे देखकर पुकारा, देखो आज मैंने क्या सीखा। ब्लैक होल वास्तव में पूरी तरह से काले नहीं होते हैं। वे अंतरिक्ष में विशाल वैक्यूम क्लीनर की तरह होते हैं जो प्रकाश को भी निगल जाते हैं। राजवीर ने प्यार की एक इतनी मजबूत लहर महसूस की कि वह उन नाच करते हैं लगभग उसे अभिभूत कर गई। जो कुछ भी हुआ था उसके बावजूद आरव अभी भी हमेशा की तरह जिज्ञासु और बुद्धिमान बच्चा था। यह बहुत दिलचस्प लगता है। चैंपियन, क्या तुम मुझे कार में समझा सकते हो? घर वापसी की यात्रा के दौरान आरव ने खुशी खुशी अपने दिन, अपने दोस्तों, विज्ञान कक्षा में किए गए प्रयोगों के बारे में बात की। वह पूरी तरह से सामान्य लग रहा था, लेकिन राजवीर ने देखा कि उसका बेटा लगातार कार के साइड मिरर की जांच कर रहा था, जैसे कि यह सुनिश्चित कर रहा हो कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है। जब वे घर पहुंचे तो राजवीर ने तुरंत महसूस किया कि कुछ अलग है। माली, जो आमतौर पर बुधवार को काम करता था, कहीं नहीं था। लिविंग रूम के पर्दे बंद थे। कुछ ऐसा जो कविता, उसकी हाउसकीपर, दिन में कभी नहीं करती थी। और सड़क के अंत में एक अजनबी कार खड़ी थी। आरव, राजवीर ने ध्यान से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम थोड़ी देर कार में रहो। मैं घर में कुछ जांचने जा रहा हूं। सहमत हो? क्या कुछ गलत है? आरव ने तुरंत अपने पिता की आवाज में तनाव महसूस करते हुए पूछा। शायद कुछ भी नहीं, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं। दरवाजे बंद रखना और अगर कुछ होता है तो यह बटन दबाना। राजवीर ने पैनिक बटन दिखाया जो सीधे सुरक्षा कंपनी से जुड़ा था। वादा करो। आरव ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसकी आंखें जिज्ञासा और चिंता के मिश्रण से बड़ी थीं। राजवीर सामने के दरवाजे की ओर ध्यान से चला। उसकी इंद्रियां अधिकतम सतर्कता पर थीं। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसकी वृत्ति में कुछ कह रहा था कि कुछ गलत है। उसने धीरे से दरवाजा खोला और लॉबी में प्रवेश किया। घर शांत था, बहुत शांत। आमतौर पर इस समय कविता रात का खाना तैयार कर रही होती और टेलीविजन या पृष्ठभूमि संगीत की आवाज सुनाई देती, लेकिन अब केवल एक भयावह चुप्पी थी जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दी। कविता, राजवीर ने पुकारा। उसकी आवाज खाली जगह में गूंज गई। कोई जवाब नहीं। राजवीर दूसरी मंजिल की ओर सीढ़ियां चढ़ गया। हर कदम खामोशी में गूंज रहा था। जब वह आरव के कमरे की ओर जाने वाले गलियारे में पहुंचा तो वह अचानक रुक गया। दरवाजा खुला था और अंदर से एक अचूक आवाज आ रही थी। कोई दराजों में छानबीन कर रहा था, चीजों को इधर उधर कर रहा था। राजवीर को लगा कि जब वह चुपचाप दरवाजे के पास पहुंचा तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आरव के कमरे के अंदर मीना शर्मा बच्चे की मेज के सामने घुटनों के बल बैठी थी, जिसके चारों ओर फर्श पर कागज बिखरे हुए थे। उसने हर दराज, हर अलमारी खोल दी थी और एक उन्मत्त हताशा के साथ कुछ विशिष्ट खोज रही थी। राजवीर ने उसे कुछ सेकंड के लिए देखा। यह समझने की कोशिश कर रहा था कि वह 5 साल के बच्चे के कमरे में क्या खोज रही हो सकती है। तभी उसने महसूस किया कि मीना शर्मा अपने हाथ में कुछ पकड़े हुए है। एक छोटा धातु का बक्सा जिसे राजवीर ने तुरंत पहचान लिया। यह वह बक्सा था जहां आरव अपने खजाने रखता था। जन्मदिन के कार्ड, पसंदीदा छोटे खिलौने, परिवार की तस्वीरें और वे पत्र जो उसने अपनी मां को लिखे थे जब वह पिछले साल एक छोटी सी सर्जरी के लिए अस्पताल में भर्ती था। लेकिन उस बक्से में कुछ ऐसा भी था जिसे राजवीर पूरी तरह से भूल गया था। आरव का मूल जन्म प्रमाण पत्र, जिसे उन्होंने कुछ कानूनी दस्तावेजों को व्यवस्थित करते समय अस्थायी रूप से वहां रखा था। तुम मेरे घर में क्या कर रही हो?
राजवीर की आवाज ने खामोशी को एक चाकू की तरह काट दिया। मीना शर्मा जोर से चौंक गई। बड़ी बड़ी आंखों से उसकी ओर मुड़ी जैसे कोई फंसा हुआ जानवर। धातु का बक्सा उसके हाथों से गिर गया। उसकी सामग्री कमरे के फर्श पर बिखर गई। राजवीर साहब, मैं, वह हकलाया उठने की कोशिश करते हुए, जबकि उसके पैर बिखरे हुए कागजों पर फिसल गए। मुझे जवाब दो, तुम मेरे घर में कैसे घुसी और तुम मेरे बेटे के कमरे में क्या कर रही हो? मीना शर्मा सीधी खड़ी हो गई और एक पल के लिए राजवीर ने वही क्रूरता की चमक देखी जो उसने पिछले दिन देखी थी। मैं वह लेने आई हूं जो मेरा है, उसने कांपती लेकिन चुनौतीपूर्ण आवाज में कहा। जो आप मुझ पर एहसान करते हैं, मैं तुम पर कुछ भी एहसान नहीं करता, सिवाय यह सुनिश्चित करने के कि तुम जेल जाओ। ओह हाँ। मीना शर्मा के चेहरे पर फैली मुस्कान भयानक थी। क्या आप इसके बारे में निश्चित हैं राजवीर साहब? क्योंकि मुझे लगता है कि आपके आदर्श बच्चे के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो आप नहीं जानते। ऐसी बातें जो मैंने उसकी देखभाल करने के 6 महीनों के दौरान खोजी। राजवीर को लगा कि उसका खून जम गया है। तुम किस बारे में बात कर रही हो? मीना शर्मा झुकी और फर्श से एक कागज उठाया। यह आरव का जन्म प्रमाण पत्र था और राजवीर का भाव देखकर महिला की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। आपका बेटा नहीं है राजवीर साहब। ये शब्द कमरे में एक बम की तरह गिरे और मेरे पास इसका सबूत है। राजवीर की दुनिया रुक गई। मीना शर्मा के शब्द उसके सिर में एक विकृत प्रतिध्वनि की तरह गूंज रहे थे, लेकिन वह उनके अर्थ को पूरी तरह से संसाधित नहीं कर सका। तुम पागल हो, वह बड़बड़ाया। लेकिन उन शब्दों को कहते हुए भी उसने अपने सीने में संदेह की एक दरार खुलते हुए महसूस की। तो मीना शर्मा ने प्रमाण पत्र लहराया। तो फिर आपकी प्यारी पत्नी के पास सिंगापुर में एक प्रजनन क्लिनिक के साथ पत्राचार क्यों है जो 6 साल पहले का है? उसके निजी दराज में, उसके निजी दस्तावेजों के बीच एक शुक्राणु दाता के बारे में दस्तावेज क्यों छिपे हैं? राजवीर को लगा कि फर्श उसके पैरों के नीचे हिल रहा है। मीना शर्मा के शब्द उसके दिमाग में कांच के टुकड़ों की तरह चुभ रहे थे। उन यादों को खोद रहे थे जिन्हें उसने भूलना चुना था। बच्चे पैदा करने के असफल महीनों, विशेषज्ञों के दौरे, हर बार जब मासिक धर्म आता था तो प्रिया की आंखों में तबाही, अन्य विकल्पों के बारे में फुसफुसाते हुए बातचीत जो हमेशा आंसुओं के साथ समाप्त होती थी, और फिर अचानक प्रिया चमत्कारी रूप से गर्भवती हो गई। वर्षों की कठिनाई के बाद वह स्वाभाविक रूप से गर्भवती हुई, या कम से कम यही उसने उसे बताया था। नहीं, यह शब्द राजवीर के गले से एक कराह की तरह निकला। ओह हां, मीना शर्मा ने जारी रखा, स्पष्ट रूप से उस यातना के हर सेकंड का आनंद ले रही थी जो वह दे रही थी। आपकी पत्नी ने आरव को पाने के लिए किसी और के शुक्राणु का इस्तेमाल किया और 5 साल से आप एक अजनबी के बच्चे को यह सोचकर पाल रहे हैं कि वह आपका है। राजवीर लड़खड़ा गया, गिरने से बचने के लिए दीवार से सट गया। यादें उस पर बमबारी करने लगीं। कैसे आरव शारीरिक रूप से उससे बिल्कुल भी नहीं मिलता था। कैसे हर कोई हमेशा टिप्पणी करता था कि वह प्रिया की हूबहू नकल है। कैसे ऐसे पल थे, छोटे पल, जिन्हें उसने नजरअंदाज कर दिया था, जहां उसने एक अकथनीय अलगाव महसूस किया था। इसीलिए मैं यहां आई, मीना शर्मा ने जारी रखा, क्योंकि मुझे पता है कि बिना जाने किसी और के बच्चे को पालने का क्या मतलब होता है। मेरे पति ने 15 साल पहले मेरे साथ भी ऐसा ही किया था, और जब मुझे पता चला तो मेरी दुनिया बिखर गई। इसीलिए जब मैंने आपकी पत्नी के कार्यालय की सफाई करते समय इन दस्तावेजों को देखा तो मुझे पता था कि मुझे कुछ करना होगा। झूठ, राजवीर मुश्किल से बोल पा रहा था। तुम यह सब बदला लेने के लिए बना रही हो। मीना शर्मा उसके पास आई। उसकी आंखें एक शैतानी संतुष्टि से चमक रही थीं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको पत्र दिखाऊं? मुद्रित ईमेल जो आपकी पत्नी ने अपनी तिजोरी में रखे हैं, सिंगापुर में क्लिनिक की रसीदें। राजवीर को लगा कि दुनिया उसके चारों ओर ढह रही है। मीना शर्मा का हर शब्द एक भयानक तर्क के साथ गूंज रहा था। गर्भावस्था के दौरान प्रिया की रहस्यमय अनुपस्थिति, जिसे उसने सामान्य चिकित्सा यात्राओं के रूप में माना था। दक्षिण पूर्व एशिया की व्यावसायिक यात्राएं जो उसने दूसरी तिमाही के दौरान की थीं। एक निश्चित निजी चिकित्सक रखने पर उसका आग्रह, जिसे वह सहकर्मियों के माध्यम से जानती थी। इसीलिए मैंने कल उसे अनुशासित किया, मीना शर्मा ने एक कोमल, जहरीली आवाज में कहा, क्योंकि वह आपका बेटा नहीं है। वह एक अजनबी का बेटा है
और आपको उस पर अपना जीवन और पैसा बर्बाद करना जारी रखने से पहले सच्चाई जानने का अधिकार है। चुप रहो। राजवीर की चीख पूरे घर में गूंज गई। अभी चुप हो जाओ। लेकिन नुकसान हो चुका था। संदेह का बीज बोया जा चुका था और उसने पहले ही उसके दिमाग में जड़ें जमाना शुरू कर दिया था। राजवीर ने आरव के कमरे के चारों ओर देखा। वे खिलौने जो उसने इतने प्यार से खरीदे थे, वे किताबें जो वे हर रात साथ पढ़ते थे, खुशहाल पलों की तस्वीरें, और उसने सोचा कि क्या यह सब एक झूठ था। सामने का दरवाजा खुलने की आवाज ने उसके टूटे हुए विचारों को बाधित किया। राजवीर, प्रिया की आवाज नीचे से आई। तुम घर पर हो? उसकी उड़ान जल्दी आ गई थी और राजवीर और मीना शर्मा ने एक दूसरे को देखा। मीना शर्मा की आंखों में शुद्ध विजय थी, राजवीर की आंखों में पूर्ण तबाही। प्रिया के कदमों ने सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया। प्रत्येक अपने जीवन के बारे में जो कुछ भी राजवीर मानता था, उसके विनाश की ओर एक घड़ी की सेकंड की तरह गूंज रहा था। राजवीर, आरव, तुम लोग कहां हो? आवाज करीब आ रही थी। राजवीर गलियारे के संगमरमर पर प्रिया की ऊंची एड़ी के जूते की आवाज सुन सकता था। कुछ ही सेकंड में वह आरव के कमरे के दरवाजे पर होगी और उस दृश्य को देखेगी। मीना शर्मा फर्श पर बिखरे हुए दस्तावेजों के साथ। राजवीर का चेहरा 5 साल से छिपी हुई सच्चाई के एहसास से टूट गया। राजवीर, क्या सब कुछ है? और प्रिया दरवाजे की देहरी पर दिखाई दी और अचानक रुक गई। उसकी आंखें तेजी से राजवीर से मीना शर्मा की ओर गईं, फिर फर्श पर बिखरे हुए कागजों पर और अंत में जन्म प्रमाण पत्र पर जो मीना शर्मा अभी भी एक हथियार की तरह अपने हाथ में पकड़े हुए थी। प्रिया के चेहरे से रंग पूरी तरह से गायब हो गया। उसके होंठ खुले जैसे कुछ कहने वाले हों, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसकी आंखों में राजवीर उस सटीक क्षण को देख सकता था जब उसने महसूस किया कि उसका सबसे गहरा रहस्य उजागर हो गया है। तीनों एक पारिवारिक विनाश के चित्र में चुपचाप खड़े रहे। आरव के बचपन के बिखरे हुए अवशेषों और सच्चाई के टुकड़ों से घिरे हुए जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल देंगे। और उस तनावपूर्ण खामोशी में नीचे से आरव की मासूम आवाज सुनाई दी। पिताजी, माँ, क्या मैं अब अंदर आ सकता हूं? मैं माँ को ब्लैक होल पर अपनी परियोजना दिखाना चाहता हूं। मीना शर्मा की मुस्कान एक पूर्ण विजय की मुस्कुराहट में बदल गई। उसने वह हासिल कर लिया था जिसकी उसने योजना बनाई थी। उस परिवार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था जिससे उसने उनके लिए काम करने के 6 महीनों तक नफरत की थी। और जब आरव की आवाज करीब आई, धीरे धीरे अपनी विशेष व्हीलचेयर से सीढ़ियां चढ़ते हुए, राजवीर ने महसूस किया कि कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी फिर से वैसा नहीं होगा। अध्याय 2, एक गहरा सत्य। व्हीलचेयर की आवाज कमरे के ठीक बाहर रुक गई। आरव दरवाजे की देहरी पर दिखाई दिया। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं, हवा में भरे तनाव से पूरी तरह अनजान। माँ, उसने शुद्ध खुशी के साथ पुकारा। मुझे नहीं पता था कि आप पहुंच गई हैं। मैं आपको ब्लैक होल पर अपनी परियोजना के बारे में बताना चाहता था। और वह अचानक रुक गया जब उसने उस दृश्य को देखा। फर्श पर बिखरे हुए कागज, राजवीर का टूटा हुआ भाव, प्रिया के गालों पर आंसू बह रहे थे और मीना शर्मा एक जहरीली मकड़ी की तरह बीच में खड़ी थी। क्या हुआ? आरव ने छोटी आवाज में पूछा। माँ क्यों रो रही हैं? वह बुरी औरत यहाँ क्यों है? राजवीर को लगा कि उसके सीने में कुछ हमेशा के लिए टूट गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रिया ने क्या राज रखा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आरव की नसों में किसका खून बहता है। उस पल में अपने बेटे की आंखों में डर बढ़ते हुए देखकर उसे पूर्ण निश्चितता के साथ एक ऐसा सच पता चला जो किसी भी दस्तावेज या खुलासे से परे था। आरव, राजवीर ने उसकी ओर स्थिर कदमों से बढ़ते हुए कहा, यहां आओ मेरे बच्चे। वह व्हील चेयर के सामने घुटनों के बल बैठ गया और आरव के छोटे हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया, सीधे उसकी आंखों में देखते हुए। मुझे ध्यान से सुनो चैंपियन, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई कुछ भी कहे, तुम मेरे बेटे हो। तुम मेरे बेटे हो क्योंकि मैंने तुम्हें उस दिन से प्यार किया है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। क्योंकि मैं हर हंसी, हर आंसू, हर बुरे सपने के लिए वहां रहा हूं। क्योंकि जब मैं बीमार था तो तुमने मुझे सांत्वना दी। क्योंकि जब तुम डरे हुए थे तो तुम मेरी ओर भागे। यही हमें परिवार बनाता है। आरव ने अपने पिता के शब्दों को संसाधित करते हुए भौहें सिकोड़ लीं। लेकिन उस बुरी औरत ने क्या कहा? राजवीर मीना शर्मा का सामना करने के लिए मुड़ा, जो भ्रम और निराशा के मिश्रण के साथ उस दृश्य को देख रही थी। उसकी बदला लेने की योजना वैसी नहीं चल रही थी जैसी उसने उम्मीद की थी। मीना, राजवीर ने एक दृढ़ आवाज में कहा,
हमें चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही है क्योंकि वह अंदर से बहुत बीमार है। लेकिन वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात के बारे में गलत है। वह खड़ा हो गया और मीना शर्मा की ओर चला गया, जो सहज रूप से पीछे हट गई। तुम गलत हो क्योंकि तुम नहीं समझती कि पिता होने का क्या मतलब है, राजवीर ने जारी रखा। पिता होने का खून से कोई लेना देना नहीं है। यह सुबह के बजे उठने के बारे में है। जब तुम्हारे बच्चे को एक बुरा सपना आता है, उसे एक अनुकूलित साइकिल चलाना सिखाने के बारे में है, गर्व से रोने के बारे में है, जब वह अपना पहला पूरा शब्द बोलता है। हर बार जब उसे चोट लगती है तो तुम्हारा दिल तुम्हारे सीने से बाहर निकलने जैसा महसूस करने के बारे में है। राजवीर ने फर्श से जन्म प्रमाण पत्र उठाया और उसे एक पल के लिए देखा। शायद आरव के पास मेरा डीएनए नहीं है, उसने जोर से कहा, मीना शर्मा और प्रिया दोनों से बात करते हुए। लेकिन उसके पास मेरा प्यार, मेरी सुरक्षा, मेरी बिना शर्त प्रतिबद्धता है, और यह उसे किसी भी रक्त परीक्षण से ज्यादा मेरा बेटा बनाता है। प्रिया ने खुलकर सिसकना शुरू कर दिया। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने अपना चेहरा ढक लिया। राजवीर, मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन मुझे डर था कि हम बाद में बात करेंगे। राजवीर ने धीरे से बीच में टोका। अभी जो महत्वपूर्ण है वह आरव है। वह मीना शर्मा का सामना करने के लिए मुड़ा और उसका भाव फिर से कठोर हो गया। और तुम अभी मेरे घर से बाहर निकलोगी। तुमने मेरे परिवार को आखिरी बार चोट पहुंचाई है, लेकिन वह तुम्हारा बेटा नहीं है, मीना शर्मा ने हताश होकर चिल्लाया। यह सब एक झूठ है। नहीं, दरवाजे से एक दृढ़ आवाज आई। सब लोग मुड़े। यह कविता थी, हाउसकीपर जो गलियारे में छिपकर सब कुछ सुन रही थी। उसके हाथ में उसका फोन था। मैंने इस महिला ने जो कुछ भी कहा है वह सब रिकॉर्ड कर लिया है। कविता ने घोषणा की, दुर्व्यवहार की उसकी स्वीकारोक्ति, घर में उसका अवैध प्रवेश, उसकी धमकियां। मैंने पहले ही पुलिस को फोन कर दिया है, वे रास्ते में हैं। मीना शर्मा पूरी तरह से पीली पड़ गई। इसके अलावा कविता ने सीधे मीना शर्मा को देखते हुए जारी रखा, मैं तुम्हारे झूठ सुनकर थक गई हूं। मैंने 3 साल तक हर हफ्ते प्रिया मैडम के कार्यालय की सफाई की है। मैंने कभी कोई प्रजनन क्लिनिक के दस्तावेज या ऐसा कुछ नहीं देखा। तुमने यह सब इस परिवार को चोट पहुंचाने के लिए बनाया है। राजवीर को राहत और भ्रम का मिश्रण महसूस हुआ। तुम क्या कह रही हो कविता? मैं कह रही हूं कि यह महिला झूठ बोल रही है साहब, पूरी तरह से। तुम क्या कह रही हो? पुलिस में 5 करते वाला समाना से 5 करते हैं। मैं जब गहरी सफाई करती हूं तो परिवार के सभी निजी दस्तावेजों को व्यवस्थित करती हूं। मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा जो उसने वर्णित किया है। प्रिया ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उम्मीद की एक चिंगारी के साथ। राजवीर, मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी। आरव तुम्हारा बेटा है, वह हमारा बेटा है। हाँ, हमें उसे गर्भ धारण करने में लंबा समय लगा, लेकिन जब यह आखिरकार हुआ, वह कांपते हुए खड़ी हुई और राजवीर के पास आई। क्या तुम सच में मानते हो कि मैं 5 साल तक तुमसे इस तरह की बात पर झूठ बोलने में सक्षम हूं? राजवीर ने अपनी पत्नी की आंखों में देखा, वे आंखें जिन्हें वह 10 साल से जानता था, और उसने उनमें केवल सच्चाई और दर्द देखा। नहीं, उसने फुसफुसाते हुए कहा, नहीं, मेरे दिल की गहराइयों में मुझे पता था कि यह संभव नहीं है, लेकिन वह इतनी विश्वसनीय, फुसफुसाते हुए एक हरी बत्ती में लेही की लग रही थी, क्योंकि वह पूरी तरह से पागल है। कविता ने दृढ़ता से कहा, राजवीर साहब, 6 महीने तक जब वह यहां काम करती थी, मैंने उसे चीजों में छानबीन करते, अपने फोन से दस्तावेजों की तस्वीरें लेते देखा जब उसे लगता था कि कोई नहीं देख रहा है। मुझे लगता है कि वह यह सब बहुत पहले से योजना बना रही थी। दूर से सायरन की आवाज सुनाई दी। मीना शर्मा ने एक फंसे हुए जानवर की तरह हताश होकर चारों ओर देखा। उसकी योजना पूरी तरह से विफल हो गई थी। न केवल वह परिवार को नष्ट करने में विफल रही थी, बल्कि अब उसे आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ रहा था। यह खत्म नहीं हुआ है। वह खिड़की की ओर बढ़ते हुए बड़बड़ाया, तुम लोग नहीं जानते कि तुम किससे निपट रहे हो? हाँ, हम जानते हैं, राजवीर ने शांति से कहा। हम किसी ऐसे व्यक्ति से निपट रहे हैं जो असहाय बच्चों को प्रताड़ित करता है, और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि तुम आरव को हुई हर सेकंड की पीड़ा का भुगतान करो। पुलिस उस पल कविता द्वारा निर्देशित घर में दाखिल हुई। मीना शर्मा को बिना किसी प्रतिरोध के गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी खोखली धमकियां उसके सामने आने वाले कानूनी परिणामों की वास्तविकता के सामने हवा हो गईं। जब वे अंततः चले गए तो घर एक अजीब खामोशी में डूब गया। राजवीर, प्रिया और आरव कमरे में रहे।
उन कागजों से घिरे हुए जिन्हें मीना शर्मा ने सबूतों की अपनी उन्मत्त खोज में फैलाया था, जो कभी मौजूद नहीं थे। पिताजी, आरव ने अंत में कहा, क्या सभी बुरी चीजें खत्म हो गई हैं? राजवीर अपने बेटे के पास गया और उसे कसकर गले लगा लिया। हाँ चैंपियन, सभी बुरी चीजें खत्म हो गई हैं और वह बुरी औरत कभी कभी वापस नहीं आएगी। आरव ने राहत की सांस ली और अपने पिता से लिपट गया। पिताजी, जब उस बुरी औरत ने कहा कि मैं आपका बेटा नहीं हूं, तो मुझे बहुत डर लगा था। राजवीर को लगा कि उसका दिल पिघल गया है। तुम्हें डर क्यों लगा? क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं आपका बेटा नहीं हूं तो शायद आप मुझे पहले जैसा प्यार नहीं करेंगे। राजवीर को आंसू रोकने पड़े। आरव, मेरी तरफ देखो। उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि उसे अपने बेटे का पूरा ध्यान न मिल जाए। तुम मेरे बेटे हो, चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कुछ भी हो। तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारा पिता हूं, और इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसे कभी बदल सके। तुम समझे? आरव ने एक चौड़ी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मैं आपसे प्यार करता हूं पिताजी, और मैं तुमसे प्यार करता हूं चैंपियन। शब्दों से कहीं ज्यादा प्रिया उन दोनों के पास आई और उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। मैं तुम दोनों से प्यार करती हूं, उसने फुसफुसाते हुए कहा, और मुझे इस सब के लिए बहुत खेद है। मुझे और अधिक सावधान रहना चाहिए था कि मैं किसे हमारे घर में आने दूं। राजवीर ने उसे देखा और उसकी आंखों में वही प्यार, वही भक्ति देखी जो उसने हमेशा देखी थी। यह तुम्हारी गलती नहीं है प्रिया। वह महिला एक कुशल मैनिपुलेटर थी, लेकिन यह खत्म हो गया है और अब हम जानते हैं कि हमारा परिवार हमारी सोच से ज्यादा मजबूत है। उस रात वे तीनों आरव के कमरे में एक साथ रहे, फिल्में देखते हुए और सीधे कंटेनर से आइसक्रीम खाते हुए, जैसे कि वे एक तूफान से बचे हों, सुरक्षित जमीन पर पहुंचने का जश्न मना रहे हों। और जब आरव अपने माता पिता के बीच सो गया तो राजवीर ने एक मौलिक सत्य समझा। परिवार खून से परिभाषित नहीं होता, बल्कि बिना शर्त प्यार, आपसी सुरक्षा और उन लोगों के लिए रोजाना वहां रहने के फैसले से होता है जो सबसे महत्वपूर्ण है। मीना शर्मा ने उसके परिवार को नष्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन अपने प्रयास में वह केवल उसे मजबूत करने में सफल रही थी। उसने यह साबित कर दिया था कि राजवीर और आरव के बीच का बंधन अटूट था, कि अपने बेटे के लिए राजवीर का प्यार किसी भी दस्तावेज या खुलासे से परे था। जब उसने आरव के बालों को सहलाया और अपने बगल में प्रिया की शांत सांस को महसूस किया, तो राजवीर अंधेरे में मुस्कुराया। कल वकील और परीक्षण, चिकित्सा और वसूली होगी, लेकिन आज रात उसका परिवार पूरा, सुरक्षित और पहले से कहीं ज्यादा एकजुट था। तबाही बोने का मीना शर्मा का प्रयास पूरी तरह से विफल हो गया था। इसके बजाय उसने कुछ ऐसा काटा था जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। इस बात की पूर्ण पुष्टि कि कुछ बंधन इतने मजबूत होते हैं कि कोई भी झूठ उन्हें तोड़ नहीं सकता। समाप्त।